गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विज्ञान विज्ञान का चार्ट का है। इकाई 1 में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन और उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। बच्चों, विज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है और जहाँ भी आप पहुँचेंगे वहाँ विज्ञान का प्रभाव आपको दिखाई देगा। आज हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं इसमें हमें जितनी भी प्रगति हुई है इसके बारे में हम यहाँ संक्षेप में कहीं पर अधिक अध्ययन करेंगे। जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्र में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। बच्चों, विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान में तकनीक के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जितना भी विकास हो रहा है ये सब विज्ञान का ही देन है। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या एवं कार्य शैली में सुधार आता है। नया आविष्कार हुआ है, नए टेक्निक का, और इसका उपयोग मनुष्य कर रहा है, हम आप सभी कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, कार्यशैली में सुधार आ गया है। पहले जैसे क्या करते थे कि हम हल जोतते थे और आज क्या करते हैं, ट्रैक्टर से हल जोतवाते हैं। जो दिन भर हम हल चलाते थे तो आज क्या होता है कि जल्दी से खेत हम ट्रैक्टर के हल से जोतवा लेते हैं। तो कार्यशैली में सुधार आया है। एक उदाहरण मैंने बता दिया। आगे देखिए, अतः विज्ञान के प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। बहुत सारे सहायता विज्ञान के कारण हमारे कार्यशैली में हुआ है। इन मूलभूत चुनौतियों में क्या कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। घटते प्राकृतिक संसाधन किस कारण हुआ? ये विज्ञान के कारण। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन मतलब होता है कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये क्या हो रहे हैं, अब घट रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? विज्ञान के कारण। बच्चों, कह रहे हैं कि आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। बच्चों, हमारे जो क्षेत्र हैं अभी बताया गया, संचार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, ये जो क्षेत्र हैं इसमें किस तरह से विस्तार हुआ है हम इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले लिखा है संचार के क्षेत्र में। बच्चों, संचार क्या होता है? संचार मतलब होता है कि अपनी सूचना, अपनी बात हम अपने यहाँ से दूसरे यहाँ तक कैसे भेजते हैं, वो जिस साधन से भेजते हैं वो संचार हुआ। तो कैसे भेजते हैं? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कोई टेलीफोन से बात करता है, कोई सेल फोन से बात करता है, मोबाइल से बात करता है, कोई पत्र भेजकर बात करता है, बहुत सारे, कोई मेल के द्वारा अपना सूचना भेजता है, कोई कंप्यूटर के द्वारा अपनी सूचनाएं प्रेषित करता है, कोई डाक सेवा से, कोई ये सब जितने भी है, कोई इंटरनेट के द्वारा, बहुत सारे संचार के क्षेत्र में विकास हुए हैं। इन्हें हम देखेंगे कि कैसे हैं, कहाँ पर क्या विस्तार हुआ है, कहाँ पर क्या विकास हुआ है। संचार के क्षेत्र में देखिए दिया है यहाँ पर, संचार की प्रगति में संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसको ईमेल कहते हैं, और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। क्रांति मतलब होड़ लगी हुई है एक दूसरे की। क्रांति मतलब कि एक दूसरे की होड़ लगी है, अगर इससे काम नहीं होगा तो इससे काम होगा, इस साधन से नहीं काम होगा, इस साधन से। इस तरीके से सब अपने अपने में होड़ लगाए हुए हैं सभी साधन, जिसका चाहो उसका प्रयोग कर सकते हो। आगे देखिए लिखा है, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। कह रहा है कि जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो संचार के क्षेत्र में बहुत सारे तकनीक स्थापित हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं। कह रहा है कि सूचना तकनीक का प्रयोग कर ये भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। बच्चों, डाक विभाग में भी जहाँ से आपका चिट्ठी पत्री आता है, पहले आता था, अब क्या हो रहा है, अब भी आता है, तो डाक विभाग में भी इन सब सेवाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि सभी लोग गांव-गांव, घर-घर संचार के साधन से लैस हो जाए, सबके पास संचार के साधन हो जाए। आज हम लोग टेलीफोन से बात, मोबाइल से बात करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब किसके द्वारा? संचार के साधन से ही। बच्चों, विभिन्न प्रकार के नवीनतम संचार साधन का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है इसे हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। 20वीं शताब्दी मैंने 2000 सन 2000 से लेके आज 2020 तक चलता आ रहा है, ये 21वीं शताब्दी चल रहा है। 20वीं शताब्दी में ही मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। 1997, 98, 99 ये 20वीं शताब्दी में आएगा। कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से, जो उपग्रह है उसके माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। ये मोबाइल फ़ोन जो हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए हैं, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, उनका कोई न कोई कार्य है। और उपग्रह मतलब होता है जो कि देखिए सूर्य है,
सूर्य एक तारा है और सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह है और ग्रह की भी परिक्रमा करने वाले ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको हम उपग्रह बोलते हैं। तो उपग्रह जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा है, जो चांद आप देखते हैं। लेकिन चंद्रमा के अलावा भी हमारे कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं और उनका क्या कार्य है? वही हमारी सहायता करते हैं, जो कि यहाँ से हम बात करते हैं फ़ोन से तो दूसरी जगह सुनाई देता है, रेडियो का आवाज़ आता है, टेलीविज़न का आवाज़ आता है, ये सब उपग्रह के कारण। तो बच्चों, ये संचार का साधन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये उपग्रह के माध्यम से मानव इस साधन में जुड़ गया है, इस साधन के साथ जुड़ गया है। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल, यहाँ स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन एवं 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। आज हम 3G 4G जो चलाते हैं थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों, संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई जिसको वायरलेस फाइडेलिटी कहते हैं, एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। वाईमैक्स यह भी तकनीक है जो कि वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। बच्चों, 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस, इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि ये अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है। ये सब 3G 4G प्रौद्योगिकी के द्वारा ये सब मोबाइल फ़ोन पर भी आसानी से उपलब्ध है। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग, मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। बच्चों, ये तो था संचार का साधन। संचार के क्षेत्र में इतने विकास हुए जिससे हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं घर बैठे। आज देखिए, मैं आपको यह सूचना यह दे रहा हूँ, यह पढ़ा रहा हूँ, तो यह संचार का ही देन है, संचार के माध्यम का ही देन है जो कि आप तक यह सूचना हमारा जो शिक्षण कार्य आप तक पहुँच रहा है। बच्चों, तक हम लोग संचार के क्षेत्र में अध्ययन किए। अब देखिए, संचार के क्षेत्र में दूसरा, ये पहला था, अब दूसरा जो हमारा है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में दूसरा भाग मेरा आता है कि विज्ञान का महत्व या विज्ञान का जो विकास हो रहा है किस क्षेत्र में हो रहा है। तो यहाँ बता रहा है कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। तो ICT मतलब होता है बच्चों, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि इसका फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो शुरू किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, क्यों शुरू किया गया कि शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार हो जाए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को
सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छात्र या कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसका जो दिमाग होता है कंप्यूटर की ओर, मोबाइल की ओर, टीवी की ओर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर शिक्षा में ये आईसीटी को जोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे अध्ययन कर सकते हैं या सीख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों कि इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। आईसीटी को जोड़ने से सीखने के बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए हैं। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। जो आईसीटी योजना जो शुरू किया गया है, तो बच्चे जहाँ भी कठिनाई पड़ती है तो वहाँ इस माध्यम से बच्चे इससे अपने समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। ऐसे शिक्षक आपके जो गुरुजी हैं, यहाँ यदा कदा कहीं भी किसी स्कूल में आपको मिल जाएंगे कि जो कि कंप्यूटर से संबंधित हैं, जो गुरुजी अनुदेशक कहते हैं, तो वो इसके विशेष शिक्षक होते हैं और ये आईसीटी के बारे में बहुत आपको अध्ययन करा सकते हैं, बहुत इसके बारे में बता सकते हैं। यदि आप चाहें तो पता करके आप पूछें कि आखिर ये गुरुजी कौन कौन है, कि आईसीटी केंद्रित शिक्षा, उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर, माने बहुत बृहद स्तर पर पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है कि बच्चों का भय दूर कर दे रहा है और इसके नज़दीक बच्चे आ रहे हैं और अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात, शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह से आप देखिए, यहाँ संचार उपग्रह जो है इसमें बहुत सारे सहायता करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम इन इन्फॉर्मेशन को, इन सूचनाओं को अपने यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आगे तीसरा जो दिया है, औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है, यहाँ देखिए तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की
ता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको पूरी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इनकोस्पार। ये इनकोस्पार का फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनकोस्पार कहते हैं। और ये कब गठन हुआ? 1962 में। और नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। फिर क्या हुआ? कह रहा है एक छोटे से राकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जो राकेट ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, जो अंतरिक्ष में उपग्रह रखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान का कितना योगदान है, इसे हम पढ़ रहे हैं। तो लिख रहा है कि एक छोटे से राकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट, एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। ये उपग्रह मौजूद है। इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। अब समझ लीजिए कि इनसेट जो हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी ये जो नए उपग्रह जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये क्या क्या काम करते हैं? देखिए, इनसेट उपग्रह क्या करता है? इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन पर मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए। और क्या? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS क्या? प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए, भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान माने एक ऐसा यान जो कि ध्रुवीय उपग्रह को प्रक्षेपित करे, इसको कहते हैं PSLV, जिससे भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं बहुत दूर। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको कहते हैं GSLV, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण, जिसको क्या कहते हैं? GLSV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षापत एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है, ये जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास, आकाशगंगा जानते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे तारों का समूह दिखाई देता है, आकाशगंगा के नाम से पुकारते हैं। तो आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल, जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है,
इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। जापान के कियो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है पुष्टि किया है कि ये सबसे बड़ा ब्लैक होल सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, आकाशगंगा केंद्र के पास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान प्रथम जिसको लिखा है कि सफल परीक्षण में सफल रहा। यहाँ आपको चित्र दिया गया है यानों का, आगे यहाँ लिखा है इन्हें भी जाने। क्या जानना है? अंतरिक्ष में पहुँचने वाले, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुँचा था ये यूरी गागरिन और ये व्यक्ति थे, और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, और भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य विमान था। बच्चों, आज हम विज्ञान के जो क्षेत्र में जो हम लोग पढ़े कि विज्ञान का क्षेत्र कितना प्रगति कर रहा है, विज्ञान किस किस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तो हम लोग पढ़े संचार के क्षेत्र में पहला, और दूसरा हम लोग पढ़े शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में, और तीसरा हम लोग पढ़े अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब हम लोग अगली जो वीडियो हम लोग पाएंगे तो इसमें हम लोग चौथा रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा बच्चों। गुड बाय।